आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे वो क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की तीसरी स्टोरी है जिनका नाम है डीप वाटर। अगर इस कहानी का हिंदी शीर्षक अगर समझें तो कहेंगे गहरा पानी। मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा गहराई तक होती है तो उसे ही कहेंगे हम लोग डीप वाटर, गहरा पानी। तो इस स्टोरी को जो लिखे हैं इसको लिखे हैं विलियम डगलस ने। मतलब इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो कौन हैं? विलियम डगलस। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी के जो लिखने वाले जो ऑथर हैं उसके बारे में समझते हैं। तो अबाउट द ऑथर, तो देखिए, विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा। विलियम डगलस का जन्म मेन में, मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। वे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद वे 2 वर्ष याकिमा में शिक्षण के कार्य किए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, यद्यपि वे इस काम से थक गए थे। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और वे अपने जीवन को, अपने भविष्य को आगे कानूनी क्षेत्र में बढ़ाने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, और वे येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले। एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वे राष्ट्रपति के यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार और मित्र बने। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अगर हम डगलस की बात करें तो वे मानवीय अधिकारों के वकालत करते थे, यानी कि ये मानवीय अधिकारों के बारे में ये आवाज़ उठाते थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years. वो 36 years कानूनी क्षेत्र में रहने के बाद 1975 में वो सेवानिवृत्त हुए, मतलब वो रिटायर हुए। And remains the longest serving justice in the history of the court. और यदि हम कोर्ट की अगर बात करें, अगर इतिहास में अगर हम बात करें तो जस्टिस के रूप में सबसे लंबे समय तक ये सेवा प्रदान किए। मतलब कोर्ट के इतिहास में अगर हम बात करें तो सबसे लंबे समय तक ये एक कानूनी क्षेत्र में सेवा प्रदान किए। और वे किस रूप में काम करते थे? न्यायाधीश के रूप में। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो कहानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, ये एक सार है, एक छोटा भाग है विलियम ओ डगलस की लिखी हुई, मैंने इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक जिनका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उनका एक छोटा सा भाग ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है डीप वाटर। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल। उन्होंने इस कहानी में इस बात का जिक्र किए हैं कि किस प्रकार जब वे यंग थे, छोटे थे विलियम डगलस, तो स्विमिंग पूल में करीब करीब डूब ही गए थे। इसका उन्होंने यहाँ पर बताए हैं अपने बारे में। इन दिस ऐसे he talks about her fear of water and thereafter how he finally overcome it. उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, ये तो कहानी नहीं कहेंगे, ये एक बायोग्राफी बोलेंगे, उन्होंने अपना चरित्र चित्रण किए हैं अपने बारे में, और इसमें उन्होंने जिक्र किए हैं कि उसको पानी के प्रति किस प्रकार डर आया था और किस प्रकार उन्होंने अंत में इस पानी पर जीत भी हासिल की, अपने डर को हटा दिया, पानी के प्रति जो डर बैठ गया था उसको कैसे हटाया है, इसको जिक्र किए हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट दिस डिस्कशन ऑफ फियर। यहाँ उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट जो लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफी जो लिखे हैं, उस पार्ट में आप देखिए कि किस हिस्से में
उनके पानी के प्रति डर का जिक्र हुआ है। तो अब हम लोग कहानी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ दिश भी है, उसको समझ लेते हैं। नोटिस दिस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। कहानी में इन शब्दों के और इन भावों को अनुमान कीजिए, नोटिस कीजिए। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कहानी से इनके अर्थ का अनुमान लगाइए कि इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेचरस। ट्रेचरस का मीन्स होता है खतरनाक। उसके बाद यहाँ पर है मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्गति। उसके बाद है सबड्यूड माई प्राइड। इसका अर्थ अगर कहें तो मेरे अभिमान को वश कर देना, मतलब मेरे अभिमान को वश किया। उसके बाद यहाँ पर है बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। उलट कर सतह तक कॉर्क की तरह ऊपर आना। जैसे हम लोग कुछ चीज पटकते हैं तो ऊपर आता है, तो उसी चीज का मीनिंग दिया है कि उछल कर सतह पर कॉर्क के जैसा आना। फ्लेड एट द सरफेस, अगर इसका अर्थ को समझें तो इसका अर्थ होगा पैर हाथ छींटते हुए सतह पर आना। जैसे हम लोग कभी झील में नहाते हैं या तालाब में नहाते हैं तो पैर हाथ को छींटते हुए जब पानी के ऊपर सतह पर आते हैं तो उसके अर्थ को कहेंगे फ्लेड एट द सरफेस। उसके बाद है कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो इसका अर्थ को अगर समझें तो कहेंगे जीवन के पर्दे का गिर जाना। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, इसका अर्थ होगा निश्चित झीलों में जो उपलब्ध विशेष प्रकार के जो सैल्मन है उस मछली को पकड़ने जाना। उसके बाद है बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। झील में जब तैरते समय लोग क्या करते हैं, आगे या पीछे जाते हैं, तो आगे पीछे जो तैरते हैं इसे ही कहेंगे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब झील में आगे पीछे तैरना। हम लोग स्टोरी में आते हैं तो देखिए स्टोरी में क्या दी हुई है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। देखिए यहाँ पर जो ऑथर हैं यहाँ अपने कुछ घटना को हमारे सामने बताना चाह रहे हैं, और ये घटना उस समय की बात है जिस समय उनकी उम्र 10 या 11 वर्ष की रही होगी। मतलब ये जो घटना घटित हुई है ये महज जिस समय ऑथर 10 वर्ष के या 11 वर्ष के रहे होंगे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो लेखक कहते हैं कि मैंने तैरना सीखने को ठाना था। मतलब जो लेखक जो है यहाँ पर आई जो ऑथर के लिए यूज हुआ है, तो आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरने के लिए ठान लिया था। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। याकिमा ने जो जगह की बात करेंगे, याकिमा ने YMCA के अंदर एक तालाब था, एक पूल था जो ठीक ऐसा अवसर मुझे देता था। मतलब मुझे ये एक अवसर प्रदान किया कि मैं वहां पर YMCA में तैरूं, जहां पर तैरना सीख सकता हूं। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। अगर हम बात करें याकिमा जो नदी जो थी बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, मां सदा इसके खिलाफ हमें चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और यह डूबने का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताजा बनाए रखती थी। मतलब बार बार माँ हमें बताती थी कि वहां पर जो लोग डूबते हैं तो उसकी बातों से जो डूबने की जो बात आती थी एकदम मेरे दिमाग में ताजा बनी रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ। किंतु अगर YMCA पूल की बात करें तो उस नदी से अलग ये सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड। अगर हम बात करें इसके जहां पर सेलो एंड की बात करें, जहां पर ज़्यादा गहराई नहीं होती है, तो वहां पर मात्र 2 या 3 फीट गहरा पानी का लेवल था। मतलब उथले किनारे पर यह केवल मात्र 2 या 3 फीट ही गहरा था।
एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, यद्यपि दूसरे किनारे पर यह 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो गहराई जो थी धीरे 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 बढ़ती गई थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने जल पैरों का एक जोड़ा उठाया जो पहनने के लिए होता है और पूल के तरफ चल पड़ा, यानी कि ताल के तरफ चल पड़ा। आई हेटेड टू वॉक naked into it and saw my skinny legs, but I subdued my pride and did it. उसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे कतई पसंद ना था। मतलब लेखक कहते हैं यहाँ पर ऑथर कि उसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगे दिखाना उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने अपने अभिमान को दबाया और वो वैसा किया, अंदर गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. पर प्रारंभ से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घृणा होती थी। मतलब बोल रहे हैं कि शुरू से ही मुझे पानी के अंदर जब भी होता था तो मुझे घृणा होती थी। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. तो देखिए ऑथर कहते हैं कि मुझे जो पानी के प्रति जो घृणा जो हुई थी यह तब से हुई थी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। He and I stood together in the surf. और कहते हैं कि पिताजी और मैं टकराती लहरों के बीच खड़े थे। समुद्र के किनारे पर जो लहरें आ रही थी उसी पर टकराती लहरों के बीच में उसके पिताजी और ये खड़े थे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. मैं उन्हें पकड़े हुए था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से पानी गुजर गया। I was buried in water. मैं तो पानी में पूरी तरह दफन हो गया था, पानी मेरे ऊपर ढक दिया था एकदम। My breath was gone. मेरी सांस रुक गई थी। I was frightened. मैं एकदम बिल्कुल ही डर ही गया था। Father laughed, but there was terror in my heart at overpowering force of the waves. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. पिताजी हंस रहे थे, परंतु लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। परंतु लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। मतलब उसकी लहरें इतनी पावर था, जो उसकी लहरें उसको ढक दिया, उससे ये डरा हुआ था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. YMCA के तरनताल के परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के डर को फिर जगा दिया। But in a little while I gathered confidence. पर कुछ देर में ही मुझ में आत्मविश्वास आ गया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. अपने नए जल पैरों को पहने मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened.
अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया और अभी आत्मविश्वास आना आरंभ ही हुआ था कि दुर्घटना घट गई।